ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी अभी मैं घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ ये फिल्म देखकर थिएटर से घर पर आया हूँ। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैंने चैनल पर घोस्टबस्टर्स 1 और 2 1984 और 1989 की दोनों ही फिल्मों का रिव्यू अपलोड किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। इससे पिछली दोनों फिल्मों की थोड़ी सी आइडिया आपको आ जाएगी। वैसे केवल आइडिया आना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आपको घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ की फिल्म देखनी है तो उसके लिए पिछली दोनों ही फिल्मों का देखा होना आवश्यक है, क्योंकि घोस्टबस्टर्स 1 और 2 का 1984 1989 की दोनों फिल्मों का ये डायरेक्ट सिक्वल है, यानी हम इसको घोस्टबस्टर्स 3 भी कह सकते हैं। और बीच में जो 2016 में घोस्टबस्टर्स आई थी वो उसे उस समय रिबूट करने का प्रयास किया गया था घोस्टबस्टर्स सीरीज को। वो सिक्वल नहीं था पिछली दोनों फिल्मों का, पर उसमें जो ज़बरदस्ती का वोकिज़म वगैरह डाला गया था उस कारण से काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था उस फिल्म को। मैं उसके बारे में पूरा अलग से बात करने वाला हूँ, पर कुल मिलाकर उस रिबूट को कैंसिल कर दिया गया है, तो उसे लगभग भूल जाइए। तो 1989 की फिल्म का घोस्टबस्टर्स 2 का ये डायरेक्ट सिक्वल है। इसके लिए पिछली दोनों ही फिल्मों का देखा होना आवश्यक है, तभी आप इस कहानी को, इसके कैरेक्टर्स को, इसके पीछे की जो इमोशंस है उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे नहीं भी देखा तो भी उन्होंने थोड़ा बहुत रेफरेंस देकर कहानी को समझाने का प्रयास किया है, पर फिर भी अगर पिछली कहानी को, पिछली दोनों फिल्मों को आपने देखा होगा तो और अच्छी तरीके से आप फिल्म के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इवन रेटमैन के बेटे जेसन रेटमैन ने। इवन रेटमैन पिछली दोनों फिल्मों के 1984 और 1989 की दोनों फिल्मों के डायरेक्टर थे, और उनके बेटे ने ही इस तीसरी फिल्म को डायरेक्ट किया है, और शायद इसी कारण से वो इस फिल्म को इतना अच्छी तरीके से न्याय दे पाए हैं। और ऐसी फिल्में आजकल हॉलीवुड की भी ऐसी फिल्में देखने को मिलना एक आश्चर्य है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बन रही है। ज़बरदस्ती का जो प्रोपेगेंडा वगैरह, भाई वो देख देख कर सर दर्द हो जाता है। पर जब ऐसी एक क्लीन फिल्म देखने को मिलती है ना, जिसे आप अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं, वो देखकर खुशी होती है, संतोष मिलता है कि हाँ भाई चलो, अभी भी कुछ फिल्म मेकर्स है ऐसे जो ढंग की फिल्में बना रहे हैं। और शायद नया 2016 की घोस्टबस्टर्स से जो काफ़ी अच्छा खासा झटका सोनी को मिला, उस कारण से उन्होंने यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती का अपना वोकिज़म डालने का प्रयास नहीं किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 2016 की घोस्टबस्टर्स ने $70 मिलियन का झटका दिया था सोनी को। हालांकि सोनी ने इस फिल्म को भारत में केवल इंग्लिश में रिलीज़ किया है, इसे हिंदी में डब नहीं किया गया। इसके पीछे का कारण मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए एक इतनी सक्सेसफुल फिल्म सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, ऊपर से इसे ऑलरेडी अच्छा रिस्पांस ऑडियंस से मिल चुका है, काफ़ी अच्छे खासे रिव्यूज़ मिल चुके हैं। तीसरी बात, इसमें काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे कि एंटमैन यानी पॉल रड, फिन वुल्फार्ड, जिन्हें हमने स्ट्रेंजर थिंग्स, इट में देखा हुआ है। तो फिर भी इसे हिंदी में डब क्यों नहीं किया गया, मुझे समझ में नहीं आया। इसे हिंदी में ज़रूर रिलीज़ करना चाहिए था, अच्छा खासा प्रमोट भी करना चाहिए था। अब बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो पिछली दोनों ही फिल्मों से, 1984 और 1989 की पिछली दोनों ही फिल्मों से मुझे ये फिल्म ज़्यादा पसंद आई। मतलब वो फिल्में तो ऑब्वियसली बढ़िया थी ही, अभी भी मतलब मैं तो उसे केवल एक बार नहीं, अगर बाद में भी कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं दोबारा भी 1984 की फिल्म को दोबारा भी देख सकता हूँ। इतनी बढ़िया फिल्म है पिछली दोनों, पर ये फिल्म मुझे उन दोनों से भी इवन ज़्यादा बेटर लगी, ज़्यादा मैच्योर लगी। परफॉर्मेंसेस यहाँ पर सबके बढ़िया थे, इसकी स्टोरी मुझे पसंद आई, कैरेक्टर्स पसंद आए, कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से डेवलप किया गया है वो बात मुझे पसंद आई। और इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मतलब इस प्रकार से उनको डेवलप किया गया है, लिखा गया है कि इस कहानी को वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी बिल मरी का जो पीटर वेंकमैन का कैरेक्टर है, या विंस्टन, रे, जेनी या डॉक्टर ईगन, ये अगर नहीं भी होंगे इसके अगले पार्ट में, तो भी ये जो बच्चे यहाँ पर दिखाए हैं, चाइल्ड एक्टर्स यहाँ पर जो दिखाए हैं, उनके परफॉर्मेंसेस इतने बढ़िया थे, वो कैरेक्टर्स इतनी सुंदरता से लिखे गए थे कि इस कहानी को, इस घोस्टबस्टर्स सीरीज को वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैं देखना चाहूँगा उन सबको। यहाँ पर डॉक्टर ईगन स्पेंगलर के जो पोता और पोती दिखाए हैं, उन दोनों की ही परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद आए। उनके पोते का यानी ट्रेवर का कैरेक्टर प्ले किया है फिन वुल्फार्ड ने, और पोती यानी फोबी का कैरेक्टर प्ले किया है मकेना ग्रेस ने। और फिन वुल्फार्ड के बारे में तो हम जानते ही हैं, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बढ़िया था। मकेना ग्रेस चाइल्ड एक्ट्रेस, फोबी का कैरेक्टर प्ले किया और सच में गजब का परफॉर्मेंस था। पर उन दोनों से भी ज़्यादा यहाँ पर पॉडकास्ट नाम का कैरेक्टर ऐड किया है, फोबी का क्लासमेट है, वो काफ़ी मतलब बच्चा ही है, पर बहुत बहुत बढ़िया वो कैरेक्टर था, काफ़ी मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। एक बच्चा है, पर मुझे वो कैरेक्टर बहुत बहुत पसंद आया। तो फोबी, ट्रेवर, पॉडकास्ट और उनके जो टीचर यहाँ पर दिखाए हैं गैरी नाम के, चारों ही कैरेक्टर मुझे पसंद आए। और गैरी मतलब पॉल रड जी, जिन्हें हम एंटमैन के कैरेक्टर में देखते हैं,
तो इन सभी के परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर मुझे पसंद आए। इन्हें मैं आगे भी घोस्टबस्टर्स सीरीज में देखना चाहूँगा। अब थोड़ा सा कहानी के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जो घोस्टबस्टर्स की टीम थी, पीटर, विंस्टन, जेनी, रे और डॉक्टर ईगन, 1989 की घटनाओं के बाद में डॉक्टर ईगन को कुछ बातों का पता चलता है कि दुनिया संकट में है, खतरे में है, कुछ होने वाला है। तो डॉक्टर ईगन सबको समझाने का प्रयास करते हैं पर कोई भी मानता नहीं है। तो 10 वर्षों के बाद में, 1989 के 10 वर्षों के बाद में, डॉक्टर ईगन सब कुछ छोड़ छाड़ कर, न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर ओक्लाहोमा के एक छोटे से गांव समरविल, वहाँ पर आकर वो रहने लगते हैं, एक खेत में, फार्म में। और उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी सच होने का समय आ गया है। अभी 2021 में उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद में फिर डॉक्टर ईगन की जो बेटी है, जिसे वो छोड़कर चले गए थे 1900 करीब शायद सन 2000 में, 1989 के 10 वर्षों के बाद में, तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, बेटी को, सबको छोड़कर समरविल में आकर रहने लगे थे। तो अभी उनकी जो बेटी है कैली, वो अपने बच्चों ट्रेवर और फोबी के साथ में समरविल में आती है, इस इच्छा से कि भाई वहाँ पर उनके पिता कुछ छोड़कर गए होंगे। जीवन भर तो हमारे साथ में रहे नहीं डॉक्टर ईगन, पर मृत्यु के बाद तो कम से कम मेरे लिए कुछ छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके परिवार पर काफ़ी कर्जा है, काफ़ी पैसों की तंगी है कैली को, डॉक्टर ईगन की बेटी को। पर वहाँ आने के बाद पता चलता है कि भाई डॉक्टर ईगन तो कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। ये देखकर उसे बहुत निराशा होती है, पर अभी उनके पास कोई चारा नहीं होता, घर नहीं होता, तो उन्हें वहीं पर समरविल में रहना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद में जिस संकट के बारे में डॉक्टर ईगन ने सबको बताया था, वो धीरे धीरे उसके बारे में सबको पता चलने लगता है। अब वो संकट क्या है क्या नहीं, वो आप फिल्म में देखिए। बस एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहली फिल्म में हमने जो गॉजर द गॉजरियन, जो मेसोपोटामियन गॉड है, जिसके मेसोपोटामियन सभ्यता में पूजा वगैरह होती थी, वो, उसके साथ में जुलू, कीमेकर, गेटकीपर, ये सारे हमें घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इस बार जो बजट है, जो विजुअल इफेक्ट्स है, वो पहले के अपेक्षा 30 वर्ष पहले का समय था, 35 वर्ष पहले का, उसकी अपेक्षा यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थे। पर फिर भी मैं कहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा था फिल्म देखते समय जैसे कि मेरे एकदम से पुरानी यादें ताज़ा हो रही हो। हालांकि मैंने 1984 की वो फिल्म कल ही देखी थी, और बिल मरी और बाकी जितने भी एक्टर्स थे वो कितने यंग थे, कल ही मैंने देखा। और आज मैंने उनको इतना मतलब अभी वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, और एकदम से वो फिल्म का एंडिंग देखकर मैं भावुक हो गया था। फिल्म में डॉक्टर ईगन स्पेंगलर का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, हेरल्ड रैमिस, उनकी 2014 में मृत्यु हुई थी। इसलिए यहाँ पर ये फिल्म एक प्रकार से उनको ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि इसमें दी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिल्म के एंडिंग में उन्हें दिखाया तो गया है, पर वो उनकी जो पुरानी कुछ वीडियोज़ वगैरह है, उनका यूज़ करके उन्हें फिल्म में दिखाया गया है। और वो भी एक बात थोड़ी सी फिल्म में भावुक करने वाली थी। इसके साथ ही 1984 की फिल्म में जो एक कार्ड गेम दिखाया था, जो पीटर वेंकमैन एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते समय वहाँ पर वो खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस फिल्म में भी उसे दिखाया गया है, बिल्कुल फिल्म के एंडिंग में, पोस्ट क्रेडिट सीन्स में। वो आप ज़रूर देखना। बस यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आप देखिए क्या चेंज किया है। कुल मिलाकर मुझे घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ ये फिल्म बहुत पसंद आई। मैं घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ इस फिल्म को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पिछली दोनों फिल्मों की अपेक्षा मैंने इसे ज़्यादा स्टार्स दिए हैं, क्योंकि मुझे ये फिल्म सच में पसंद आई। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, कोई गाली गलोच, वायलेंस, सेक्स, न्यूडिटी वगैरह कुछ भी फिल्म में नहीं था। जैसे गाली वगैरह थी शायद एक दो जगह पर उसे म्यूट कर दिया गया है। मैंने थिएटर में देखा एसहोल जो एक जगह पर वर्ड था शायद, पर उसे म्यूट कर दिया गया था। तो पूरे परिवार के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।